Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS EduCare, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार एसआई का एग्जाम हो, यूपी में भी अलग अलग एग्जाम्स हो, चाहे वो लेखपाल का हो, आरओ का हो, यूपी पीसीएस हो, सब लगातार क्यू में है। और हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होता है वो है इतिहास, और इतिहास में भी सबसे ज़्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज से पीसीएस एडुकेयर पर हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत कहां से होती है मॉडर्न हिस्ट्री की? यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से होती है। तो आज से यही चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ओके, और इसमें हम लोग डिफरेंट जो भी कंपनीज, यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिहाज से आई थी, उन सब का क्रम देखेंगे, सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, और फिर जानेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है सब पर हावी होकर के और भारतीय राजाओं के संघर्षों का फायदा उठा करके फिर भारत में राज करने लग गए। और फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर हमें आजादी दिलाई। तो यही है अपना मॉडर्न हिस्ट्री, जो ब्रीफली हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो एक एक करके चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, डेली वीडियो अपलोड होगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर से पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि बात करें यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की, तो यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका क्रम सबसे पहले देखना जरूरी है। सबसे पहले जो भारत में आए वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। उसके बाद डच आए, फिर आए अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद फिर डेनिस आए, और डेनिस के बाद आए आपके कौन? फ्रांसीसी। तो ये जो क्रम है वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि विभिन्न एग्जाम्स में ये पूछा गया है। क्रम निश्चित तौर पर पूछा गया है। हालांकि इनकी जो कंपनियां स्थापित हुई थी उनका क्रम अलग हो सकता है, लेकिन इनके आने का जो क्रम था वो यही था, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और ब्रीफली देखते हैं स्टोरी कि आखिर यूरोप से भारत का व्यापार जो था वो तो प्राचीन काल में ही शुरू हो गया था। प्राचीन काल में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, यूनानी आक्रमण हुआ था, उसी समय से यूरोप के साथ भारत का व्यापार हो रहा था। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मध्यकालीन भारत में भी यूरोप के साथ हमारा व्यापार जारी रहा। दो प्रमुख मार्ग थे जहां से हमारा व्यापार हुआ करता था। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये रहा अपना प्यारा इंडिया, ये रहा अपना प्यारा इंडिया। ओके, जो कि आपका ईस्टर्न कंट्री कहा जाता है। जो यूरोप है उसको वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है, और जो इधर के भाग है इंडिया और उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनको ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। तो ये जो वेस्ट है, वेस्ट क्यों है? क्योंकि ये पश्चिम में है। आप जब ग्लोब देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि यूरोप जो है वो पश्चिम में आता है। ठीक है, तो यूरोप के देशों के साथ जो भारत और उसके आसपास के देशों का व्यापार होता था वह दो मार्गों से होता था। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बड़ा करूं, पिक्चर को यदि मैं बड़ा करूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहां पर यदि हम लोग देखें, इस पिक्चर में देखें, तो ये तो अपना प्यारा इंडिया रहा। सॉरी, ये रहा अपना प्यारा इंडिया, ये रहा अपना प्यारा इंडिया, और ये रहा आपका यूरोप। ऊपर की तरफ यदि हम लोग चले तो यहां पर आपको यूरोप दिखेगा, है ना? ये रहा आपका यूरोप, है ना? ये जो है आपका यूरोप है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है यूरोप। तो अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार के मार्ग हुआ करते थे। पहला जो मार्ग था वो यहां से इस प्रकार से जाता था, इस प्रकार से जाता था। ये जो मार्ग है ये आपका अरब सागर से होते हुए, यहां पर लाल सागर से होते हुए और इजिप्ट तक जाता था। ठीक है, और इजिप्ट से फिर जो है समुद्री मार्ग से होते हुए और फिर यहां पर यूरोप तक जाता था, वेनिस वगैरह तक जाता था। ठीक है, और दूसरा जो मार्ग था वो क्या था? अरब सागर से होते हुए इधर से ये रहा पर्सिया, फारस की खाड़ी से होकर के और फिर जाता था यहां तक, इराक तक, और इराक से फिर उसके बाद स्थल मार्ग से होते हुए और फिर जो है ये इधर की ओर निकल जाता था यूरोप की तरफ, फिर से वेनिस पहुंच जाता था। तो दो प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। एक और मार्ग हुआ करता था जो कि खैबर दर्रा वगैरह से होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत के
के पार जाकर के और खैबर दर्रा वगैरह से होते हुए, यहाँ से उत्तर पश्चिम से इधर से दर्रा वाला मार्ग था और ये खैबर दर्रा वगैरह से होते हुए फिर यूरोप से व्यापार होता था। लेकिन ये बहुत ही दुर्गम मार्ग था, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था। जो सबसे पॉपुलर मार्ग था वो यही था आपका फारस की खाड़ी वाला मार्ग। फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, पर्सियन बे ऑफ पर्सिया जिसको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि लाल सागर वाला जो मार्ग था वो अधिक कोहरा होने के कारण इस मार्ग से भी जाना बहुत ही कठिन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दो प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा और हम लोग मैप पर यदि चलें तो यहाँ पर आपको और अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा मैं इस मैप को बड़ा करता हूँ तो इसमें जो है आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर यदि हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा आपका अरबियन सी, ये आपका अरबियन सी रहा। और उसके बाद आप देख सकते हैं, सॉरी ये दोनों फोटो हटा देता हूँ मैं, ये दोनों फोटो थोड़ा सा साइड कर दिया जाए, उसके बाद आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं आप, ये रहा आपका अरबियन सी, अरब सागर, और इसके जस्ट बगल में भारत। अरबियन सी के जस्ट बगल में भारत है। भारत के दोनों तरफ है ना, तीन तरफ आप एक तरह से कह सकते हैं जल स्रोत है। एक तरफ आपका पश्चिम में अरब सागर हो गया, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी हो गया और नीचे दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, है ना। तो ये जो आपका अरबियन सी है, यहाँ से क्या होता था, ये देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान होते हुए, यहाँ से पर्शियन गल्फ होते हुए, और उसके बाद फिर ये इराक पहुंच जाते थे। और इराक से फिर जो है स्थल मार्ग से होते हुए और फिर ऊपर की तरफ पहुंच जाते थे, कहां पर, यूरोप में पहुंच जाते थे। पहला मार्ग वो हुआ करता था। और दूसरा मार्ग क्या हुआ करता था, ये अरबियन सी से आए, यहाँ पर अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर लाल सागर में आए और लाल सागर से होते हुए यहाँ पर मिस्र पहुंच जाते थे और मिस्र से फिर जो है पहुंच जाते थे यूरोप, ठीक है। तो ये दो प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। अब इसको जरा सा मैं साइड कर देता हूं और दूसरे फोटो पर आता हूं। अब दूसरे फोटो पर यदि आऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आते हैं इस फोटो में, अब देखेंगे हम लोग कि क्या हुआ 1453 में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर, यहाँ पर जो कुस्तुनतुनिया आप देख सकते हैं, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया 1453 में। अब कुस्तुनतुनिया कहाँ है, तो उसके लिए फिर से चलते हैं हम लोग मैप पर, और मैप पे आपको दिखाता हूँ कि कुस्तुनतुनिया कहाँ है। इससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी इसको भी साइड करते हैं, ये वाला जो है आपका, ये जो मैप है इसमें आपको अच्छे से दिखेगा कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल दिख रहा है यही है आपका कुस्तुनतुनिया। और यहाँ पर ये ऑटोमन अंपायर टोटल आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका सर्बिया, ये है बुल्गारिया। अब ये मैं देखने क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं देखने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस मैप को मैं दूसरा मैप दिखाऊंगा उससे आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसी को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था और यहाँ पर हो गया किसका अधिकार, तुर्की का अधिकार हो गया। अब एक और मैप हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये वाला मैप। इस मैप में आपको दिखाई देगा कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कहाँ है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद आपको ढंग से दिखाई देगा। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका सर्बिया, ये आपका सर्बिया और ये बुल्गारिया। उस समय मैंने बोला था कि सर्बिया और बुल्गारिया पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपका इस्तांबुल है और ये रहा टर्की। अब टर्की के बगल में ये जो वाला एरिया है ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जो कि कुस्तुनतुनिया मैंने कहा। तो क्या हुआ, ये टोटल जो एरिया है, ये टोटल जो एरिया है इस पर क्या हो गया, अधिकार हो गया तुर्की का। तो अब क्या हुआ कि दोनों जो मार्ग थे समुद्री मार्ग, जो कि एक फारस की खाड़ी से जाता था और एक लाल सागर से होकर के जाता था, दोनों ही मार्ग पर किसका अधिकार हो गया, तुर्की का अधिकार हो गया। अब तुर्की ने क्या किया, यूरोपीय देशों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप हमारे क्षेत्र से होकर के और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करने नहीं जा सकते हैं,
ठीक है, तो ये उसने मना कर दिया। अब क्या हुआ, जो पुराने देश थे उन लोगों ने क्या किया, पहले भी उनका अधिकार हुआ करता था ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, जो व्यापार होता था, मसाला का व्यापार होता था, जड़ी बूटियों का व्यापार होता था, जो रेशम का व्यापार होता था या सूती वस्त्र का व्यापार होता था, इन सब पर जो पुराने देश थे उन सब का अधिकार हो चुका था। जबकि जो स्पेन जैसे देश थे, जो पुर्तगाल जैसे देश थे, जो नए नए बने थे, उन सब को व्यापार में क्या होता था, बहुत क्षति होता था, उनको साइड लाइन कर दिया गया था। अब इन लोगों के पास, जो स्पेनिश थे, जो पुर्तगाली थे, इन लोगों के पास समस्या खड़ी हो गई कि भाई किस प्रकार से व्यापार किया जाए, क्योंकि व्यापार करना तो अनिवार्य था, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री से उनको भारी मात्रा में मसाला की प्राप्ति होती थी और मसाला जो है वो बहुत ही फायदे वाला बिजनेस उस समय माना जाता था। मसाला का व्यापार हो या फिर आपका सूती वस्त्र का व्यापार हो, रेशम का व्यापार हो, यह सब जो है ईस्टर्न कंट्री से ही सबसे ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो अब इन लोगों के पास समस्या आ गई कि भाई हम कैसे व्यापार करें। एक तो पहले से ही यूरोपीय जो पुराने देश थे उनका एक अधिकार था और अब तो मार्ग भी बंद हो गया, तो अब इनके पास नई नई समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी 15वीं शताब्दी में जो जहाज रानी था, जहाज रानी मतलब कि नौका जो बनना शुरू हुआ था, बड़े बड़े जहाज बनना शुरू हो गए थे 15वीं शताब्दी में। उसके अलावा यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो वहां के लोगों में एक प्रकार से क्या कहते हैं, श्रम की शक्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे, वहां पर श्रम की शक्ति उत्पन्न हुई। लोग जो है मतलब अपने लिए, अपने विकास के लिए आगे बढ़ने को तत्पर हुए। और उसी समय क्या था, एक पुर्तगाल का एक शासक था, प्रिंस हेनरी उसको कहा जाता है और उसको द नेविगेटर भी कहा जाता है। उसने क्या किया, बहुत सारे भौगोलिक खोजों को निमंत्रण दिया। उसके नेतृत्व में बहुत सारी भौगोलिक खोजें की गई और उसी दौरान जो है ना, दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो गया था। ठीक है, तो समंदर में दिशा का पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। जहाज का आविष्कार हो ही चुका था, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो ही चुका था और पुनर्जागरण के कारण लोग जो है वो आगे बढ़ने को तत्पर थे। बस फिर क्या था, उसके बाद प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने वहां के नाविकों को तैयार किया और फिर भेज दिया कि भैया जाइए और नए व्यापारिक मार्गों की खोज कर दीजिए। 2 मार्ग बंद हुए तो क्या हुआ, हम और मार्ग ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप देखिए कि प्रिंस हेनरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता है, द नेविगेटर कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1487 में 1487 में बार्थोलोमेओ डियोज जो है वो निकलता है आगे की ओर। वो पुर्तगाली था, वो जो बार्थोलोमेओ डियोज था वो आगे की तरफ निकलता है और निकलते निकलते यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने क्या किया, सॉरी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ के मैप पर ही दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये जो है आपका बार्थोलोमेओ डियोज का, देखिए ये है आपका बार्थोलोमेओ डियोज ने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो आपका जो पीला वाला मार्ग दिख रहा है ना, ये जो पीला वाला दिख रहा है, ये है आपका बार्थोलोमेओ डियोज ने जो मार्ग अपनाया था वो है। अब वो क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया और फिर जो है वो अफ्रीका के पश्चिम से होता हुआ केप वर्दे आइलैंड वगैरह से होता हुआ और फिर क्या किया, यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुँचा और यहाँ पर उसने क्या किया, केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाली। यहाँ पर उसने केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाली, जिसको क्या कहा जाता है, उत्तम आशा अंतरीप कहा जाता है। हिंदी में उत्तम आशा अंतरीप इसको कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप। तो 1487 में बार्थोलोमेओ डियोज जो है वो अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा और उसने क्या किया, केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाली। उसके बाद क्या हुआ, उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डिगामा 1497-98 में वास्को डिगामा जो है वो उसी के, देखिए यहाँ पर ये जो हरा वाला मार्ग दिख रहा है ये आपको वास्को डिगामा का मार्ग है। तो उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए ये भी चला और यहाँ से होते हुए और फिर जो है केप ऑफ गुड होप पहुंचा और केप ऑफ गुड होप, लेकिन ये क्या किया, ये थोड़ा ज़्यादा तेज था। इसने सोचा कि केप ऑफ गुड होप का तो खोज हो ही चुका है, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो है केप ऑफ गुड होप से भी आगे बढ़ा और यहाँ से फिर जो है आपका अरब सागर होते हुए, इंडियन ओशियन और फिर अरब सागर होते हुए और यहाँ पर पहुँच गया केरल के तट पर, जो कि कालीकट है।
तो कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंच गया बार्थोलोम्यू डियोस, सॉरी ये आपका वास्को डी गामा। और यहाँ से उसने क्या किया, बहुत सारे मसाले का व्यापार किया। यहाँ पर जमोरिन राजा ने उसका स्वागत किया और फिर जो है यहाँ से बहुत सारा मसाला लेकर और ये यूरोप गया। यूरोप जब गया तो वहाँ पर इसको 60 गुना लाभ हुआ। जी हाँ, 60 गुना लाभ हुआ। अब इसको देख करके क्या हुआ कि बहुत सारे अन्य पुर्तगाली यात्री भी जो हैं वो भी इसके पीछे पीछे इसका अनुसरण करते हुए बारी बारी से आए और फिर उन्होंने व्यापार किया। ठीक है, अब पुर्तगालियों का समृद्धि देख करके अब व्यापार करने लगे भारत के साथ, तो समृद्धि बढ़ने लगी। और पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर अन्य यूरोपीय देश भी जो है वो भारत की तरफ आकृष्ट हुए। वैसे ही भारत जो है वो सोने की चिड़िया कही जाती थी और यहाँ से व्यापार बहुत ही लाभदायक तो हुआ ही करता था। तो यूरोपियों को आकर्षित भारत पहले से ही करता रहा है, लेकिन पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर और भी यूरोपीय कंट्रीज जो थे वो भी भारत से व्यापार करने की और ज़्यादा मतलब कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। अब वो लोग भी इसका पीछा करते करते और भारत की तरफ आ गए और बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत में स्थापित होने लगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब भारत में भी जो है मुगल जो थे वो अंतिम चरण में थे। आप जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ उस समय जो मुगल थे वो भी अपने अंतिम चरण में थे, मतलब कि ग्रेटर मुगल्स खत्म हो चुके थे, औरंगजेब वगैरह खत्म हो चुका था और छोटे मोटे जो शासक थे जहांदार शाह और फर्रुख सियर और यही सब बचा हुआ था। अब इन लोगों के पास उतनी शक्ति रह नहीं गई थी और जो भारतीय रजवाड़े थे वो आपस में ही संघर्ष करते रहते थे अपनी अपनी टेरिटरीज को लेकर के, उनमें एकता नहीं थी। अब इसका फायदा उठा करके अंग्रेजों ने क्या किया, सारे यूरोपीय कंपनियों को तो पराजित किया ही, साथ ही जो भारत के रजवाड़े थे उनको भी पराजित किया। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और सबको समाप्त करते हुए पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतते हुए और फिर भारत में उन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली।